झांझुआ राजपूत घराने से हूँ और मेरे खानदान की रगों में हमेशा ही फौजी खून रहा है। उस वक्त मैं हिंदुस्तान को एक अंग्रेज की नजर से देखता था। अंग्रेजों का नमक खाया हमने, उसे खारिज कर दूं मैं? लेकिन जब नजर साफ हुई तो मेरी समझ में आ गया, आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। खानदान दी पग तार तार करके हुण रिश्ते गिना रहे हो। You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. कसमें खाई थी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे खुद की जान क्यों नहीं चली जाए। अंग्रेजों के खिलाफ हम तीनों साथ लड़े हैं, मुकदमा भी साथ ही लड़ेंगे। खुले नयन मैं हंस हंस देखूं, खुले नयन से पुकार रहा हूँ, कह रहा हूँ, हरी घास से के पास आओ, गगन किवाड़ से के पास आओ, नदी से प्रपात से पर्वतों की ऊंचाई से पठार के धीरज से, प्रेम से शब्दों से, अक्लांत उदारता से, अधलिखी प्रार्थना से, अनलिखी कविताओं से, अपने रहस्यों को सख्ती से छुपाए पृथ्वी से, खुले नयन मैं हंस हंस कर देखते हुए सिर्फ इतना ही तो कह रहा हूँ, पास आओ। नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका खैर मकदम करती हूँ। अभी जिनकी रोशन जहन से आप रूबरू हुए, उनके लिए ये कहना लाजिम हो जाता है कि मेरा कलम अब्दियत की रोशनी है फ़ज़ा, इस आफताब को अब क्या सवाल पूछेगा। ऐसा ही है इनके कलम का जादू। लफ्ज़ सफ़े पर आए तो एक मिशल बनकर लोगों के जहन पर नक्श हो गए। कला, संस्कृति और साहित्य की दुनिया में इनका नाम बड़े अदब से लिया जाता है। शख्सियत में आज ऐसी ही हस्ती को हमने मदऊ किया है। हमारी खुशनसीबी है, हमारे साथ हैं आज श्री अशोक वाजपेयी जी। अपने हाथों से उठाओ पृथ्वी, क्योंकि तुम मनुष्य हो, देवताओं की तरह निष्पाप नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी कविता, तुम्हारी जिजीविषा और आकांक्षा सब मटमैले हैं। एक सरल, सहज, मुस्कुराता चेहरा, बेबाक आलोचक और संवेदनशील कवि, जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहते हुए साहित्य की, कला की खिदमत की। अशोक वाजपेयी। परमानंद वाजपेयी और विमला वाजपेयी के यहाँ आपका जन्म 16 जनवरी 1941 को दुर्ग में हुआ। साहित्य में दिलचस्पी शुरू से थी। स्कूल से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई आपने सागर से हासिल की और यहीं शब्दों के सागर को समेट अपने अंदर मौजूद कवि को जगाया। द्वार पर आ गया है सौभाग्य, धूप पर आ गई है, ओस पर आ गई है, धूप पर आ गई है, बारिश पर आ गई है, हरियाली वो आ गई है। हिंदी साहित्य में उनकी रचनाओं को बेहद सराहा गया, क्योंकि ये उनकी जिंदगी का आईना थी। जो भोगा वो भावनाएं लफ्जों का जामा पहन कागज पर यूं उतरी कि कई बार आंखें भीगी तो कई बार मुस्कुराई भी। वो कैसे कहेगी हाँ? उसके अनुरक्त नेत्र, उसके उद्रग कुचाग्र, उसकी देह की चकित धूप, उसके आर्द अधर कहेंगे हाँ? वो कैसे कहेगी हाँ? कविताएं और आलोचना उनके कलम से निकली तो वो हर दिल अजीज हुई, क्योंकि उनके कलम में जहां एक तरफ सच्चाई को पाठकों के समक्ष लाने का साहस था, वहीं प्रेम, नाते, रिश्ते एक अलग वानगी पेश करते हैं। आओ जैसे अंधेरा आता है अंधेरे के पास, जैसे जल मिलता है जल से, जैसे रोशनी घुलती है रोशनी में। आओ मुझे पहनो जैसे वृक्ष पहनता है छाल को, जैसे पगडंडी पहनती है हरी घास को। मुझे लो जैसे अंधेरा लेता है जड़ों को, जैसे पानी लेता है चंद्रमा को, जैसे अनंत लेता है समय को। जो कहना है सो कहना है, कोई लाग लपेट नहीं, कोई संकोच नहीं। सच से पाठकों को रूबरू कराने में वो हमेशा तत्पर रहे। कविता में ऐसा नहीं होता कि हम आपको कविता ऐसे सुनाएं जिसका सच जो है वो समोसे की तरह प्लेट पे रखा हो, जिसको आप गप से खा जाएंगे।
कविता में तो हर सच अधूरा सच है, वो पूरा ही तब होता है जब उसको सुनने वाला या पढ़ने वाला या उसका रसिक थोड़ा सा सच अपना उसमें मिलाता है। सेंट स्टीफन से इंग्लिश में एमए करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिक्षक की हैसियत से जुड़े भी, लेकिन जल्द ही प्रशासनिक सेवा परीक्षा में पास होकर मध्य प्रदेश के 13वें भारतीय प्रशासनिक अफसर बने। यहीं से कवि और अफसर के बीच एक सुंदर तालमेल उन्होंने बिठाया। इस दरमियान उन्होंने कई अकादमियों और संस्कृतियों के संरक्षण में अहम कदम उठाए। उनकी प्रतिनिधि कविताएं कहीं नहीं वही, इबारत से गिरी मात्राएं, उम्मीद का दूसरा नाम जैसी बेशुमार कृतियां उनका शुमार बेहतरीन लेखकों में कर जाती हैं। समय समय पर गोष्ठियों या बहस मुबाहिसों में उनकी उपस्थिति एक अलग बानगी पेश करती है। उनकी खिदमत को देखते हुए जब कला संस्कृति का जिक्र होगा, अशोक वाजपेयी का नाम बड़े अदब से लिया जाएगा। बहुत बहुत स्वागत अशोक जी प्रोग्राम शख्सियत में आपका। बातचीत की शुरुआत आप ही के अपने कही एक बात से करना चाहूँगी। आपने कहा है कि अगर जन्म लेने का दोबारा मौका मिले तो फिर से हिंदी में कवि और कला प्रेमी होना चाहूँगा। हालांकि आपके रास्ते आसान और सहल तो रहे नहीं, फिर ये इच्छा क्यों होती है? देखिए, इस इच्छा के पीछे एक तो ये है कि मुझे लगता है कि मैं सबसे अधिक आदमी तभी हूँ जब मैं कवि हूँ। यानी कविता मेरी मानवीयता को पूर्ण बनाती है, इसलिए एक पूर्णता की इच्छा तो होती ही है। तो इसलिए दूसरा ये कि कवि होना कठिन है, और हमारे समाज में तो और कठिन है। हिंदी समाज में तो सबसे ज़्यादा कठिन है, बहुत मुश्किल। इसलिए भी कुछ कठिन फिर से सोचना चाहिए। तीसरा ये कि बाकी सब चीज़ें तो कवि होने के बावजूद की जा सकती, लेकिन बाकी सब चीज़ों की अगर आकांक्षा हो तो फिर कवि नहीं हुआ जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। बचपन कैसा था? हम सबकी ज़िंदगी का बड़ा खूबसूरत सरमाया होता है वो वक्त। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, उस बचपन को याद करते हैं और माँ बाबा का जिक्र करते हैं। देखिए, हम लोग एक निचले मध्यवर्गीय परिवार के थे। हमारे पिता विश्वविद्यालय में प्रशासक थे, लगभग अधर्मी थे। हालांकि धर्म का पालन नहीं करते थे, लेकिन उसके प्रति कोई अनादर भी नहीं था। अच्छा। मेरी माँ बहुत धार्मिक थी, लेकिन उनकी धार्मिकता का एक बड़ा हिस्सा ये था कि वो हर दिन तुलसीदास के रामचरितमानस से पाठ करती थी, 2-3 पृष्ठ। तो उनकी जो प्रति थी रामचरितमानस की, वो इतनी मोटी थी क्योंकि उसमें हर एक पन्ने पर कुछ अक्षत और कुछ चंदन होता था, तो वो मोटा होता जाता था। जब मैं 9 बरस का था तो अपने नाना के साथ मैंने बिना समझे 9 घंटे तक रामचरितमानस का पूरा पाठ किया। तो मैं एक तरह से अब सोचता हूँ कि मेरे मन में कविता के प्रति जो आकर्षण जागा होगा, अगर मेरी माँ एक कविता पुस्तक की पूजा करती है, जबकि उसके लिखने वाले कवि तो 400 बरस पहले हुए, तो कविता में कुछ होगा। तो मैं इस तरह से मैं अपने पिता से बहुत डरता था, लेकिन माँ मेरी बहुत वत्सल थी। लेकिन मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। मेरे स्कूल में 9वीं-10वीं कक्षा में एक अध्यापक आए, लक्ष्मीधर आचार्य जी। वो अद्भुत व्यक्ति थे। क्लास में कभी पुस्तक लेकर नहीं आते थे, आके पूछते थे कि भाई काहे का पीरियड है। और वो इतने विषय पढ़ाते थे, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, इतिहास, उर्दू, अरबी, फारसी, गुजराती, बंगाली। अरे बाबा। और उनको हर चीज़ जुबानी याद थी। आके पूछते थे कि हाँ पिछली बार कहाँ थे, हम बताते थे शाहजहाँ की मृत्यु हुई थी, तो आगे चलो, फलाना संस्कृत का श्लोक, तो आगे चलो। उनसे मेरे जीवन में परिवर्तन आया और मैंने पहली बार उनके साथ चाय पी। बच्चों को चाय भी नहीं मिलती थी हमारे यहाँ, क्योंकि माना जाता है चाय जहर है, काले हो जाते हैं उसको पीने से। भी होता है। पहली बार होटल में यानी बाहर कहीं समोसा खाया, पहली बार फिल्म देखी, पहली बार शास्त्रीय संगीत सुना, सब उनके साथ। 2 बरस बाद उनका तबादला हो गया। तो जब वो जाने लगे तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा, हम लोग सब रोग आ रहे थे, तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारा
परिवार प्रशासकों का है, इसलिए तुमको भारतीय प्रशासन सेवा में आना चाहिए, लेकिन मरना कवि की तरह। अरे वाह। अब 15 बरस की उम्र में कोई सोचता है मरने की? मतलब जवान लोग तो सब अपने को अमर मानते हैं, लेकिन बहरहाल ये बात मेरे दिमाग में गड़ सी गई। तो खैर मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा 35 बरस रहा। लगा आपको उन्हीं का आशीर्वाद रहा, ये कहीं ना कहीं उनकी दुआ थी ये? मेरे हिसाब से एक अध्यापक हाँ, आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है अगर वो सही किस्म का अध्यापक हो। प्रेरणा स्रोत कौन रहे आपके? क्योंकि आपका साहित्य में जब लगाव होता है आपके गुरु के जरिए, फिर कोई ना कोई एक इंस्पिरेशन आपके जहन में रहे होंगे, कुछ लोग, उनका जिक्र अगर आप करना चाहें। देखिए, उन्हीं लक्ष्मीधर आचार्य के ही प्रेरणा से मैंने अज्ञेय को पढ़ा। अच्छा। और उस समय मैं अपने कवि होने को तो नहीं छुपाता था, लेकिन अपने छात्र होने को छुपाता था। क्योंकि अगर मैंने ये कहा कि मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ और मैंने बच्चों के पृष्ठ के लिए कभी नहीं लिखा, मैं बाकायदा जो वयस्कों का पृष्ठ था उसी पर अपनी जगह बनाना चाहता था। तो मैं अपने घर का पता देता था और ये नहीं बताता था कि मैं छात्र हूँ और 9वीं क्लास में हूँ, 10वीं क्लास में। तो छापेंगे नहीं, कहेंगे क्या लौंडा लपाड़ी कहाँ से आ गया। तो बहरहाल मेरी एक 8वीं क्लास में मैंने एक गद्य गीत लिखा महादेवी वर्मा के प्रभाव में। मेरे हिसाब से तो बहुत ख़राब था वो, अब देखता हूँ तो, लेकिन वो दिनकर जी का गीत ऊपर छपा और नीचे मेरा गद्य गीत छपा एक पत्रिका में। तो उस ज़माने में ऐसा संभव भी था। उस ज़माने में कवि दरबार होते थे, यानी स्कूलों में होते थे। तो हम रसखान बने हैं और ये सब किया, सब तो होता ही रहता था। फिर तो ये वो जो वातावरण था, असल में हमारे जो ताऊ थे आनंद मोहन वाजपेयी और हमारे पिता, ये दोनों बनारस में पढ़े थे। तो बनारस में जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से उनका परिचय था। हमारा जो पैतृक गांव था मेरा जन्म तो छत्तीसगढ़ में है, अब जो दुर्ग में हुआ, मैं तो मध्य प्रदेश का ही हूँ, पूरमपुर, लेकिन मेरे पिता उत्तर प्रदेश के थे और वो मध्य प्रदेश में नौकरी करने आ गए थे। तो उनका जो गांव था पैतृक राजापुर गढ़ेवा, उसी के ठीक पास गढ़ा कोला था जहाँ के निराला थे। मेरे पिता बताते थे कि उनके बचपन में निराला और हमारे जो बाबा थे रामेश्वर वाजपेयी, उनके बीच दोस्ती थी। वो वेदांत के पंडित थे और निराला जी वो रात को आते थे और पूर्ण आया हुआ है नदी में या जो नहर थी वहाँ, और भयानक बरसात हो रही है, और वो रात को ही चले जाते थे बीघापुर, जहाँ वो कपड़ा लेने, और कहीं बजाज के घर के सामने उस पर सो जाते थे। तो ऐसे लोग भी थे। इतना बड़ा कवि 20वीं शताब्दी का, हिंदी का और भारत के सबसे बड़े कवियों में गिनने वाला, सरल, बिल्कुल सरल लोग। मैं जब 17 वर्ष का था तो 1957 में के दिसंबर में इलाहाबाद में एक बड़ा भारी साहित्यकार सम्मेलन हुआ। उसमें मैं बुलाए जाने वाला सबसे कम उम्र का लेखक था। ये बात मुझे तो पता नहीं थी। अमृत राय ने, प्रेमचंद के बेटे और कथाकार थे, उन्होंने जब एक उस पर लेख लिखा उस सम्मेलन, उस पर यह जिक्र किया। तो उसमें मुक्तिबोध के साथ ही मैं लौटा। फिर उनसे परिचय गाढ़ा हुआ। मेरी उनसे पहचान हुई जब मैं 17 बरस का था, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई जब मैं 24 बरस का था। तो मैंने ज़िंदगी में पहले व्यक्ति को जिसको मरते देखा अपनी आँखों के सामने, वो मुक्तिबोध थे। वो यहाँ एम्स में उनका देहावसान हुआ था। फिर अज्ञेय जी से परिचय रहा, फिर उनसे कुछ वहीं आपके हमसफ़र से भी मुलाकात होती है, मैंने सुना। हाँ, वहीं असल में मुक्तिबोध जी के परिवार से नेमी जी के, यानी मेरे ससुर जो हुए नेमी चंद्र जैन, रंग समीक्षक, आलोचक और कवि, वो और मुक्तिबोध बहुत गहरे मित्र थे। बल्कि मुक्तिबोध की रचनावली का बहुत ही अच्छा संपादन नेमी जी ने ही किया है और वो एक मानक संपादन माना जाता है। तो इनका परिवार आता था वहाँ, शांता जी और मुक्तिबोध के परिवार की मदद करने। तो वहीं मेरा रश्मि से परिचय हुआ। वो कथक की नर्तकी थी और बिरजू महाराज की सबसे पहली शिष्याओं में से एक थी। बाद में ये दुर्भाग्य हुआ कि जब वो मेरे साथ उनका विवाह हो गया और मैं मध्य प्रदेश पहुंचा, तो
अव्वल तो उनके साथ बहुत दिनों तक तो तबले पर संगत करने वाला ही कोई नहीं मिलता था, सही। छोटी छोटी जगहों में, सीधी सरगुजा में बड़ी मुश्किल से। हाँ। फिर जब भोपाल आए तो मैं ही मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक गतिविधि का प्रभारी हो बन गए, गया। बिल्कुल, हाँ। तो अब मैं अपनी ही पत्नी को प्रमोट कहाँ करूँ? कैसे कर सकता था। हाँ। तो उसकी वजह से, और मेरे जीवन का ये जो एक दुख जो मुझे सालता है कि मेरी वजह से मेरी पत्नी का एक कथक की बाकायदा नृत्यांगना बनना रह गया। आपके कुछ अपने हैं अशोक जी जिन्होंने अपनी राय दी है, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा और फिर आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। आइए देखते हैं। अशोक जी, आपको हर तरह से बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज क्या हम देख रहे हैं कि कलाओं की दुनिया को भी सत्ता से जोड़कर देखा जा रहा है कि किसी के साथ सत्ता प्रतिष्ठान से किसके क्या संबंध हैं, सत्ता से क्या संबंध हैं, फिर उसको महत्व दिया जाता है समाज में या संस्थाओं में। तुमने बराबर ये जो चेष्टा की है वो बहुत सुंदर है कि नहीं, जो कुछ है वो रचना में है। रचना किसी की है, वो किसी भी वर्ग से आता है, वो कहीं का भी है, वो किसी भी देश प्रदेश का है, प्रणाम करने लायक है, आदर देने लायक है अगर किसी व्यक्ति ने, वो युवा है, वरिष्ठ है, अगर उसने रचना की दुनिया में कुछ किया है। तो ये जो परख है, ये जो कसौटी है कि नहीं, सबसे बड़ी चीज़ रचना है, इसको तुमने बचाया है और ये सचमुच सेलिब्रेट करने लायक चीज़ है। और ये तो हम लोगों की कामना बराबर से रही है और आज फिर उसको दोहराता हूँ। एक बार तो तुम पर एक कविता ही लिखी थी जिसमें सब याद किया था और तुमको अपनी शुभकामना दी थी, वो जो अकथ नाम, इसी तरह चलते रहो और गति बनी रहे, और मेरी बहुत शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। बाइबल में प्रोडिगल सन की अवधारणा है। मुझे लगता है कि हिंदी कविता का प्रोडिगल सन अशोक वाजपेयी आप ही रहे हैं। ये जो भी पढ़ के आते थे वो अपने समकालीनों से और अपने छोटों से ये बाटा जो करते थे, जिस तेवर में हंसते हुए एक से एक वाग वैचित्र का उदाहरण बनते हुए, वो मुझे दिखाई देता है इनके व्यक्तित्व में। जो संचित किया है वो दोनों हाथों से लुटाना और एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में संबंधों में भी ईमानदारी बरतना, ये इनसे सीखने के पक्ष है। इसी तरह से आप संवाद बनाए रखिए, परंपरा से, प्रयोग से, समकालीनों से और आगे आने वाली पीढ़ियों से। यही हमारी शुभकामना है। क्या कहना चाहेंगे? मित्र लोग हैं, बहुत उदार हैं मेरे बारे में। मैं क्या कहूँ सिवाय इसके कि मैं आभारी हूँ। मैं समझता हूँ ये संसार आपको बहुत देता है। मैंने कई बार ये कहा है कि औरों के बारे में मुझे नहीं मालूम, मेरी कविता तो संसार का गुणगान है। एक तरह से वो कृतज्ञता ज्ञापन है कि बार बार उसके ब्यौरों को देखना, उसको छोटी छोटी चीज़ों में परखना, जानना, इससे अधिक जीवन और क्या हो शुक्रिया सकता अदा है। करते रहना और उसका। शुक्रिया। कला संरक्षक के तौर पर आपने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी और जब आप दिल्ली आते हैं तो दिल्ली आने के बाद फिर किन मरहलों से गुजर होता है आपका? देखिए, दिल्ली आने पर मुझसे सबसे पहले हमारे जो संस्कृति सचिव थे भास्कर घोष, उन्होंने कहा कि बाकी सब काम तो तुमको करना ही है, बुनियादी तौर पे 2 काम करो। एक, इस देश की संस्कृति नीति बना दो। दूसरा, एक यहाँ भी भारत भवन जैसा सभी कलाओं का एक परिसर बना दो। तो हमने दोनों पे काम शुरू किया। पहला, मैंने एक दस्तावेज नीति, संस्कृति नीति का तैयार किया। फिर मैंने कहा उनसे, और हमारे शिक्षा मंत्री अर्जुन सिंह थे, तो उनसे कहा कि हमको इस पर एक राष्ट्रीय विचार गोष्ठी करनी चाहिए। तो हमने 100 से अधिक कलाकर्मियों इत्यादि इत्यादि को बुलाया। 2 दिन तक वो उसके विभिन्न पक्षों पर विचार हुआ। फिर वो उस पर विचार हुआ, संसद की जो सलाहकार समिति होती है उसने विचार किया। फिर बहरहाल मैंने उसका अंतिम प्रारूप, जब मेरी संयुक्त सचिव के रूप में मेरा कार्यकाल ख़त्म हुआ, तो जो आखिरी फाइल मैंने भेजी ऊपर, उसमें उसका अंतिम दस्तावेज था। हाँ। कुछ हुआ नहीं। उसके बाद फिर और एक बार फिर और समिति बनी, फिर मैं उसका सदस्य था, उसका भी एक दस्तावेज बना, फिर कुछ हुआ नहीं। फिर दूसरा था एक परिसर बनाना। तो मैंने पता किया था कि ये जो नेशनल म्यूज़ियम के सामने जो जगह है थी उस समय खाली, वो लुटियन ने अपने योजना में वहाँ नेशनल लाइब्रेरी
जैसे नेशनल आर्काइव्स, उसके सामने नेशनल थिएटर जहाँ IGNCA है, जी। और नेशनल म्यूज़ियम, उसके सामने नेशनल लाइब्रेरी। वो जगह खाली थी, तो मुझे पता था कि नेशनल लाइब्रेरी तो कलकत्ते से यहाँ लाई नहीं जा सकती, इसलिए उस जगह पर को कहा मैंने कि ये हमको परिसर की जगह मिल जाए। और मैंने उसके लिए एक मंत्रालय के अंतर्गत ही एक समिति बना दी, जिसमें UR अनंत मूर्ति, हबीब तनवीर, अकबर पदमसी, ऐसे सब लोग सदस्य थे। उसकी 1-2 बैठकें भी हुई, कुछ बजट का प्रावधान भी किया गया। तो बहरहाल तब तक प्रधानमंत्री ने वो जगह विदेश मंत्रालय को दे दी, तो वो फिर गायब हो गई। फिर दूसरी जगह की तलाश करते रहे, फिर बहरहाल कुछ हुआ नहीं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि दिल्ली आने पर सरकार में मेरे कोई सपने खास रही नहीं हो पाए। जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत मैं तरमीम कर सकता था, उसको अधिक उदार, अधिक संवेदनशील बना सकता था, वो कोशिश मैंने की। आप चूँकि भारत भवन से भी जुड़े रहे, आपने मध्य प्रदेश प्रशासन में संस्कृति के लिए बहुत बड़ा काम किया। अकादमियाँ जिस स्तर पर काम करती थीं, आज उस स्तर पर नहीं कर पा रही हैं, तो इसमें हम दोष किसको दें? असल में देखिए, दोष तो उस ढांचे का है और उस जहनियत का है जिसमें अब ये सब हो रहा है। जहनियत ये है कि सरकारें, और वो तरह तरह के दलों की सरकारें, यानी एक ही दल की नहीं, तरह तरह के दलों की सरकारें असल में साहित्य और कलाओं का सम्मान नहीं करती। ज़्यादातर अकादमियों इत्यादि में, जिसमें केंद्र की अकादमियाँ और राज्य की अकादमियाँ सब शामिल हैं, तरह तरह के मीडियोकर, चापलूस तरह के लोग घुस जाते हैं। तो इन अकादमियों का उद्देश्य जो है वो तो उत्कृष्टता का पोषण समर्थन था, वो ख़त्म हो जाता है। तो सुधार कहाँ से शुरू हो? सुधार तो देखिए, जैसे ये कहा जाता है ना कि सिविल समाज सशक्त होना चाहिए लोकतंत्र में, वैसे ही सिविल पहल कलाओं और साहित्य के क्षेत्र में भी प्रबल होना चाहिए। मैं ऐसी ही एक पहल का रज़ा फाउंडेशन के माध्यम से हूँ, जिसमें हम सरकार से कोई मदद नहीं मांगते। मेरी पूरी ज़िंदगी, जैसा कि अभी प्रयाग कह भी रहे थे, इसी में लगी रही है कि मैं ये मानता हूँ कि इस कठिन समय में जो भी रच रहा है वो कुछ ना कुछ बचा रहा है, चाहे वो भाषा बचा रहा है, या कोई अनुभव बचा रहा है, या कोई छूटती हुई स्मृति बचा रहा है। वो मूल्यवान काम कर रहा है और उसको समर्थन और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अशोक जी, आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय दी है आपके आज तक के इस सफ़र पर। आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। आइए। अशोक जी से कोई 20-25 साल से जानता हूँ उन्हें। अशोक जी ने रज़ा को बचा के यहाँ लाया। उसकी वेल्थ भी थी काफ़ी, वो भी लिया है और यहाँ आके उनको इस्टेब्लिश भी कर दिया, रज़ा फाउंडेशन भी बना दी। ये ऐसे आदमी बहुत कम मिलते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटर भी हों, जिन और पोइट्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, और सिर्फ हिंदी पोइट्री में नहीं जो कि इनकी मादरी ज़ुबान है, लेकिन इंग्लिश पोइट्री, उर्दू पोइट्री। गालिब को इन्होंने हिंदी में ट्रांस किया और सारा वो बोल रहे थे। मैंने कहा भाई तुमने गालिब का कलाम कब पढ़ा? कहते हैं वो हिंदी में पढ़ा है पूरा, और बिल्कुल लहजा वैसा जैसे होना चाहिए। बस मेरी तो यही है कि विश कि ये करते रहें, ये करेंगी भी। ये तो इनकी जो ज़मीर है वो ऐसी है कि ये करते ही रहेंगे। वो मैंने क्या सोचना है, मेरी तो तमन्ना यही है कि बस ऐसा ही रहे तो ठीक है। दाऊ, हम दोनों में वैसे तो 27 साल का अंतर है, लेकिन संबंध करीब 49 साल का हो गया। तुम हमेशा एक निदान के व्यक्ति रहे, तुम समस्या के व्यक्ति कभी नहीं रहे, और तुमने मुझे या दूबी को कभी ये नहीं कहा कि तुम ये करो, ऐसे करो, इतना करो। तुमने हमेशा हमको अपनी तरह से चीज़ों को समझने, जानने, परखने और अपनी तरह से उड़ने का हमेशा एक आकाश दिया, और अभी तक है वो। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। पता नहीं कितने पिता अपने बच्चों को ऐसा आकाश दे पाते हैं।
अनायास ही ये पता लगता है कि तुमने इस देश के कोने कोने में न जाने कितने लोगों को कितनी अलग अलग तरह से अपने अपने ढंग से बिना किसी और के पता चले उनके जीवन को कहीं ना कहीं छुआ है। तुमको तुम्हारे जीवन के लिए और तुम्हारे काम के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये तो बहुत ही बड़ा सर्टिफिकेट। मेरा बेटा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कबीर। ब्यूटीफुल। क्या कहना चाहेंगे? फिर एक इसमें आप क्या कहें सिवाय इसके कि ये जो शुभकामना है ये मेरे साथ बनी रहे, मैं इसका पात्र बना रहूं और मरते दम तक दूसरों के लिए कुछ करने का जो आनंद है वो लेता रहूं। अब तक जो आपने जीवन जिया उसमें बहुत सी कामयाबी भी रही होंगी, नाकामयाबी भी रही होंगी। कुल मिलाकर अगर हिसाब किताब करने कभी बैठे तो कामयाबियों का हिस्सा ज़्यादा रहा या नाकामयाबियों का? हाँ, नाकामयाबी बहुत रही। मसलन मैं यही नहीं कर पाया। मेरे बहुत प्रशंसक थे और राजनेताओं में भी थे और सरकारों में भी थे, लेकिन मेरे उदाहरण का कोई किसी ने अनुसरण नहीं किया। यानी मैं जो चाहता था कि कलाकार और साहित्यकार धूप में हों, रोशनी में वो हों, बाकी सबको अपनी रोशनी तो है ही, वो तो चकाचौंध में हमेशा ही रहते हैं, तो थोड़ा तो यहाँ करें। इसका कोई असर दूसरों पे नहीं पड़ा, वो मैं नहीं कर पाया। बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने कोशिश की थी कि एक राष्ट्रीय साहित्यकार कलाकार कल्याण कोष बन जाए। हाँ। लोग बीमार पड़ते हैं आजकल, मेडिकल खर्चे बहुत अनाप शनाप हैं, कहाँ से पैसा लाएंगे? उसके लिए कोशिश की, प्रधानमंत्री के स्तर पर वो योजना मान ली गई, फिर बाद में ख़त्म हो गई। तो अब ऐसी बहुत हैं। बहुत सारे पद थे जिनमें दूरदर्शन के महानिदेशक का पद था, जिनमें फेस्टिवल ऑफ इंडिया के महानिदेशक का पद था। ये सब बहुत बड़े पद थे। ये सब मैंने उस समय इनकार कर दिया कि नहीं, मैं भोपाल में ठीक हूँ और यहाँ जो कर रहा हूँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं दिल्ली नहीं जाना चाहता। बहरहाल तो बहुत सारी चीज़ें हुई। विश्वविद्यालय जिसका मैं कुलपति बना, उसको मैं बिल्कुल नए किस्म का वैकल्पिक विश्वविद्यालय बनाना चाहता था, लेकिन तब तक वो सरकार बदल गई और जो सरकार आई वो उसके दिमाग में वो पुराना विश्वविद्यालय ही था। हाँ। तो वो ना नया बना ना पुराना बना, वो बीच में अटक गया और फिर अटका ही हुआ है। कुल मिलाकर कोई ख्वाब जो अभी भी आंखों में पलता है? अब तो देखिए ज़्यादातर स्वप्न जो हैं वो दुस्वप्न हैं। मतलब इस समय कोई ऐसा ख्वाब देख पाना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यही कि इस सब के बावजूद 3 चीज़ें कि मेरा साहित्य और कलाओं में जो भरोसा है, उससे जो उम्मीद है वो कम ना हो। दूसरा, मैं दूसरों की जितनी मदद कर सकता हूँ उसमें कभी कोताही ना करूँ। और तीसरा, आखिरी दम तक कविता के साथ रहूँ। क्या बात है। तो अशोक जी, चलते चलते आपकी पसंद का एक गीत हम सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वो सुबह कभी तो आएगी। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। तो शख्सियत में आज आप तशरीफ़ लाए अशोक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।